हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बेटा हम आपको व्याकरण की जो सबसे छोटी इकाई या सबसे पहली इकाई होती हैं वर्ण विचार, वह छोटे बच्चों से लेकर कंपटीशन टेस्ट में आने वाली चीज़ें होती हैं जो हम भूल जाते हैं। तो आज मैं आप उनको पढ़ा रही हूँ, ध्यान से देखिए वर्ण विचार जो व्याकरण में 4 पार्ट होते हैं। वर्ण विचार, व्याकरण के हम 4 भागों में बांटते हैं पूरी व्याकरण को। वर्ण विचार, शब्द विचार, और इसका जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है वाक्य विचार, पद विचार, और चौथा होता है वाक्य विचार। जो पूरी व्याकरण जो होती है बेटा, जो पूरी व्याकरण के इन 4 आधारों पर बांटा जाता है पूरी व्याकरण को। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। आज हम जो इसका सबसे पहला पार्ट है वर्ण विचार, कौन सी करने जा रहे हैं? वर्ण विचार। अब सुनिए बेटा, वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2। वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। वर्ण के कितने भेद हुए? 2, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब हम आते हैं स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। अब बेटा स्वर वर्ण होते कितने हैं? ये बहुत बार पूछा जाता है। अब देखिए जो स्वर वर्ण होते हैं उनकी संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? 11। आज मैं आपको लिख के बता रही हूँ। अब जब लिखते हैं तो वो कितने होते हैं? मूल रूप से जो हिंदी भाषा होती है, अगर ये पूछा जाए कि स्वर की संख्या कितनी होती है तो वो 11 होती है। और जब हमें लगा ले कि मूल, कई बार बहुत डीपली क्वेश्चन आ जाते हैं कि वर्ण के मूल रूप में कितनी संख्या होती है, तो जो मूल रूप होता है उसमें हम कितनी मानेंगे? 10। अब देखिए हम बताते हैं कौन कौन से होते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, और अंग और ए है। अब देखिए भाई, अब हमने जो ये लिखे, अब स्वर तो यही है सारे, अब ये लिखे हैं तो इनकी कितनी संख्या हो गई? 13 हो गई। पर हम बताते कितने हैं? 11। तो ये जो है ऊपर वाले ये 2, इनको हम स्वर में गिनते नहीं हैं। ये 2 अंग और ए है, इनको हम गिनते नहीं हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये अयोगवा कहलाते हैं। ये 2 वर्ण क्या कहलाएंगे? अंग और ए है, अयोगवा। क्या कहलाएंगे? अयोगवा। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, वो 2-3 वर्ण डाल देते हैं, पूछते हैं इनमें अयोगवा बताइए। बहुत बार आता है कंपटीशन टेस्ट में, तो ये छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं। तो अब देखिए आप, और ये जो री होता है, ये संस्कृत भाषा में तो इसको स्वर माना गया है, परंतु जब हम मूल संख्या पूछे कि संख्या कितनी होती है तो हम 11 ही कहते हैं। अक्सर की संख्या 11 होती है, परंतु मूल रूप से पूछा जाए तो उनकी संख्या 10 मानी गई है। अब देखिए बेटा, जो स्वर वर्ण होते हैं, अब इनके 3 भागों में बांटा जाता है। जो स्वर वर्ण होते हैं वो कितने भागों में बांटा जाता है? 3। सबसे पहले होता है हर्ष स्वर। क्या होता है? हर्ष स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दूसरा क्या होता है? दीर्घ स्वर। अब एक इसका तीसरा पार्ट भी होता है प्लुप्त स्वर। कौन सा होता है? प्लुप्त स्वर। अब बेटा देखिए, जो हर्ष स्वर होते हैं, स्वर वर्ण के कितने भेद हुए? 3, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर।
परंतु जो हिंदी भाषा होती है उसमें जो क्लुप्त स्वर होता है उसमें बहुत कम प्रयोग किया जाता है। ये संस्कृत भाषा में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। तो मूल रूप से पूछा जाए तो इसके दो ही भेद बताए जाते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। अब हम आपको बता रहे हैं कि भाई हर्ष स्वर में कौन से आते हैं और दीर्घ स्वर में कौन से आते हैं। ये बहुत बार कंपटीशन टेस्ट में पूछा जाता है बेटा कि हर्ष स्वर कौन से होते हैं और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। तो अब हम पढ़ा रहे हैं ये हर्ष स्वर। देखिए बेटा, हर्ष स्वर, देखो जो हर्ष स्वर होते हैं ये इनकी संख्या 4 बताई गई है, ए, ई, उ और री। ये 4 होती है। हर्ष स्वर की संख्या कितनी बताई गई है? 4, ए, ई, उ, री। ठीक है। अब ये कई बार परिभाषाएं, अब कंपटीशन टेस्ट में तो होता नहीं है, पर कई बार परिभाषाएं देकर वो कह देते हैं कि बताइए कौन सी सही है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे हम कहते हैं हर्ष स्वर, और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ और री। चलिए अब आते हैं बेटा दीर्घ स्वर। अब जो दीर्घ स्वर होते हैं ये होते हैं, इनकी संख्या होती है 7। अब कौन कौन से होते हैं, कई बार लिखना भी आ जाता है कि कौन से होते हैं, तो हम आपको लिखकर बता रहे हैं कौन कौन से होते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ और ये 7 होते हैं। ये 7 क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है। अब ये दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या होती है? जिन वर्णों का उच्चारण करने में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 7 होती है। ठीक है। अब देखिए भाई क्लुप्त स्वर, ये क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं? क्लुप्त स्वर कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी है? इनको एक ही माना गया है। इसका जो मोस्टली जो उदाहरण दिया गया है वो एक ही है। वो कौन सा है वो हम आपको बता रहे हैं। और सबसे ज़्यादा प्रयोग इसका हम संस्कृत भाषा में, या तो एक ये वर्ड आता है इसका, अगर हम एग्जाम्पल पूछे, या कई बार आता है ये कंपटीशन टेस्ट वगैरह में ये वर्ड दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि ये कौन सा स्वर है, तो ये होता है प्लुप्त स्वर। ओम, या किसी को पुकारना है, मतलब जैसे हम किसी को पुकारते हैं तो साउंड लंबी आती है, तो उसको हम क्लुप्त स्वर में कहते हैं। पर अधिकतर इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है। हिंदी भाषा में इसका बहुत कम प्रयोग किया जाता है। परंतु जो ये वर्ड है बहुत बार कंपटीशन टेस्ट में लिखा हुआ आता है और पूछा जाता है कि ये कौन सा स्वर है, तो ये कौन सा स्वर हुआ? क्लुप्त स्वर। आज आप देखिए एक बार, मैंने आपसे बताया वर्ण, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो उसके उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के 2 भेद बताए थे, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अब स्वर वर्ण के मैंने 3 भेद बताए हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, क्लुप्त स्वर। हर्ष स्वर जिन वर्णों के उच्चारण करने में कम से कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है बेटा? 4, ए, ई, उ और री। और फिर आता है दीर्घ स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण करने में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है, हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी बताई गई है? 7। ये बहुत बार पूछा जाता है बेटा। कई बार इनमें वर्ण दे देते हैं और इसमें बताइए कि दीर्घ स्वर कौन सा है, तो ये आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इनकी संख्या कितनी होती है? 7। ये है प्लुप्त स्वर। ये सबसे ज़्यादा संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये ओम है। ये कई बार ये वर्ड भी लिखा हुआ आता है, पूछा जाता है कि ये स्वर का कौन सा भेद है, तो ये स्वर का तीसरा भेद होता है प्लुप्त स्वर। आज हम अब आपके स्वर हो गए। अब हम इसका जो दूसरा पार्ट है व्यंजन वर्ण, इसका जो दूसरा पार्ट है व्यंजन वर्ण, वो आज अब मैं आपको बता रही हूँ। ये आपको लगता है कि बेटे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, परंतु ये हमारे माइंड में नहीं रहती है, हम इनको भूल जाते हैं। तो इन चीज़ों का अगर हम बार बार देखते रहेंगे तो हमारे दिमाग में
रहती है। अब हमें लगता है अगर अभी मैं आपको तुरंत जस्ट यही कहूँ कि बेटा आप अपने पूरे क ख ग लिख दीजिए, तो मैं मोस्टली कहती हूँ, अब बच्चे पढ़ने वाले ना पढ़ने वाले तो बात अलग है, जो रूटीन से व्याकरण पढ़ रहे हैं 6 to 5th से लेकर 12th तक के बच्चे भी पूरे जो व्यंजन होते हैं वो सही तरीके से नहीं लिख पाते हैं। तो आज इसका जो दूसरा पार्ट है वर्ण का, व्यंजन वर्ण, वो अब मैं आपको बता रही हूँ। और इसमें से तो बेटा बहुत बार क्वेश्चन आता है, कंपटीशन टेस्ट में भी आता है, और वैसे भी आपकी जो आम जो हमारी कक्षाएं होती है उसमें व्याकरण तो नेचुरल है, शुरू से लेकर आखिरी तक हमें व्याकरण को पढ़ना ही चाहिए। तो देखिए व्यंजन वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण करने में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है उसको हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण करने में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्ण के भी 3 पार्ट है। कौन कौन से होते हैं आइए मैं आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अब बेटा ये स्पर्श व्यंजन, इनको स्पर्श व्यंजन ये होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 25। और ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25। अब मैं आपको बताती हूँ स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। देखिए बेटा, और इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो कक्षाएं होती हैं उनमें कई बार परिभाषाएं पूछी जाती है। तो देखो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का मीनिंग होता है छूना। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ होती है, हमारी जो जीवा होती है, वो मुख के किसी न किसी भाग को छूती है, वो मुख के किसी न किसी भाग को छूती हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी होती है, 25। कितनी होती है बेटा, 25। अब देखिए कौन कौन से होते हैं वो एक बार मैं बता देती हूँ। जो 25 वर्ण कौन से होते हैं, क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ट ठ ड ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये होते हैं बेटा 25 स्पर्श व्यंजन। ये क्या होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन। ये देखिए इनके लिखने का तरीका होता है। मोस्टली बच्चों का अगर लिखवाया जाए तो वो लिख नहीं पाते हैं, और अधिकतर बच्चे बेटा ये जो घ होता है इसको लिखने का तरीका तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलता। ध धनुष ऐसे होता है, घ घर ऐसे होता है, पर मोस्टली बच्चे सिर्फ ऐसे लिखते हैं और यूँ लगा देते हैं, उसको ज धनुष मान ले चाहे घ घर मान ले, परंतु इनमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। इसको गोल घुमाकर और जो सिरोरेखा होती है वो इसको टच नहीं करनी होती है, ये इसका सही तरीका होता है, ये इसका गलत तरीका है। और जो घ घर होता है इसको हमेशा हम ऐसे लिखकर जो ये सिरोरेखा होती है इसको टच करना होता है। और जो द धनुष होता है अगर इसको हम सिरोरेखा, ये ऊपर जो हम ये मात्रा बोलते हैं, मात्रा नहीं होती, इसको हम क्या बोलते हैं, सिरोरेखा। ये सिरोरेखा हमें यहाँ पर टच करनी नहीं होती है, और घ घर में यहाँ पर इसको टच करना होता है। बच्चे इन दोनों को सेम लिखते हैं। और ये देखो 6 छतरी वाला होता है, तीनों इनमें अलग अलग होता है, ये ऐसे लिखा जाता है। ये तीनों देखो बच्चे सेम लिखते हैं। मिस्टेक कहाँ होती है वो को हिंदी में याद करते हैं, पर मोस्टली बच्चे वर्ण में लिखने में गलती करते हैं। तो ये छोटे बच्चों के लिए भी बहुत ही जरूरी है कि इसको देखें कैसे लिखा जाता है। तो ध धनुष ऐसे लिखा जाता है, घ घर ऐसे लिखा जाता है, और जो 6 छतरी होती है वो ऐसे लिखे जाती है। अब ये बेटा मैंने आपसे बताया कि जो स्पर्श व्यंजन इनकी संख्या कितनी होती है, 25। ये मैंने आपके सामने लिखे होते हैं। ये आगे आपके संधि करते हैं तो भी ये 5 वर्ण काम आते हैं, ठीक है। आगे हम आपको, और संधि में तो इन 5 वर्गों का बहुत महत्व होता है,
और ये कई बार इसमें से बीच में से लिखे जाते हैं। जैसे बीच में 4 वर्ण लिख देंगे और पूछेंगे इसमें बताइए स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, तो आपको एक बार इनको देख लेना चाहिए कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ये कॉम्पिटिशन टेस्ट में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 25। छोटी कक्षाओं में भी आता है बेटा, आगे इनकी संख्या कितनी होती है? 25। और पूरे नहीं लिखने होते, पूछे कहाँ से कहाँ तक, इसको तो हम बताएंगे कैसे लेकर मैं तक। अगर पूछे जाए कि भाई स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ होते हैं तो हम पूरे थोड़े ना लिख के बताएंगे। तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया कि आप समझ जाओ कैसे वर्ण होते हैं। देखो आपसे पूछा जाए स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है तो आप बताओगे 25 होती हैं। और फिर पूछेंगे कहाँ से कहाँ तक होती है तो आप बताओगे क वर्ग से। आप ऐसे भी बोल सकते हो, क वर्ग से प वर्ग तक, क वर्ग से प वर्ग तक। ये वर्ग बोले जाते हैं बेटा। ये जो 5 वर्ण का जो होता है इनको हम क्या बोलते हैं? वर्ग। आगे संधि में भी काम आएंगे आपको, ठीक है, आगे ये संधि में भी काम आएंगे। तो हम इनको क्या बोलते हैं? वर्ग। ये हो गया क वर्ग, ये हो गया च वर्ग, ये हो गया ट वर्ग, और ये क्या हो गया? त वर्ग, और ये हो गया प वर्ग। तो ये 5 वर्ग होते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं जो स्पर्श व्यंजन होते हैं ये क वर्ग से प वर्ग तक होते हैं। अब बताइए आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए बेटा, हम इसका जो दूसरा पार्ट है, जो स्पर्श व्यंजन का दूसरा पार्ट है वो हम आपको करवा रहे हैं। ये समझ में आ गए? इनकी संख्या कितनी होती है? 25। कहाँ से कहाँ तक होते हैं? क वर्ग से प वर्ग होते हैं। और ये मैंने आपके सामने लिखकर भी बताए हैं इनके कैसे लिखा जाता है। तो अब इसका दूसरा पार्ट हम करवा रहे हैं। चलिए बेटा देखो, हमने जो व्यंजन वर्ण था, व्यंजन वर्ण उसकी जो स्पर्श व्यंजन थे, व्यंजन वर्ण का जो स्पर्श व्यंजन था वो हमने आज आपसे कंप्लीट करवा दिया। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं अंत। देखिए बेटा, अभी अभी मैंने आपसे करवाया था स्पर्श व्यंजन। जो व्यंजन वर्ण था इसका जो पहला भेद था वो मैंने आपसे अभी करवाया। अब हम इसका जो दूसरा भेद है, क्या है? दूसरा अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अंतस्थ का मीनिंग होता है बीच। अंतस्थ का मीनिंग क्या होता है? बीच, मतलब बीच में स्थित होती है जो। अब अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है बेटा? अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4। कौन कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन? य, र, ल और व। ये 4 क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा हम कैसे करेंगे? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ होती है वो मुख के बीच में स्थित रहती है। वो स्पर्श तो करती है परंतु हम स्पष्ट रूप से ये महसूस नहीं कर पाते कि वो कहाँ पर स्पर्श हुई है, इसलिए हम वो इनको क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। ठीक है, ये 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल और व। ठीक है। अब इसका जो तीसरा भेद है बेटा, तीसरा वो होता है, तीसरा जो अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तीसरा भेद कौन सा होता है? ऊष्म व्यंजन। अब बेटा ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? देखो, जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म गर्म, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म श्वास निकलती है। हम जब इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से गर्म श्वास निकलती है, उनको हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। ये कौन कौन से होते हैं? स, श और है। ये भी इनकी संख्या कितनी होती है? 4। तीनों स और है। ये क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। आप इसको बोल के भी देखते हो, जब हम इनको अपने हाथ को पास में ले जाकर बोलो श है, तो थोड़ी सी जो गर्म सांस होती है वो हमारे मुख से निकलती है, इसलिए हम इनको क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन। अब देखिए, हमने 25 कर लिए भाई। मैंने आपको स्वर बताए थे 11। 2 कितने बताए थे मैंने? वो 2 बताए, क्या बताए थे?
अनुस्वर नौ अयोगवहा, ठीक है। उनको 2 को अंग और ए को क्या बोला था, अयोगवहा, और 11 थे हमारे स्वर। अब हमारे ये देखिए 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, हमारे व्यंजन कितने हो गए, 33। कितने हो गए, 33। अब देखिए बेटा 5, 3 और 2 5 और 1 6 और ये 46। अब हमारे पास तो वर्ण कितने हुए, 46, परंतु हमें बोले क्या जाते हैं कि जो वर्ण की संख्या होती है वो कितनी होती है, 52 होती है। तो अब बताइए कौन कौन से रह गए, हम आपको अब वो बता रहे हैं कौन कौन से रह गए। अब देखिए बेटा 46 तक तो हमारे हो गए, हमने आपको समझा दी कौन कौन से क्या क्या होते हैं। अब आते हैं जो 4 होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त अक्षर। जो 2 अक्षरों से मिलकर बने होते हैं वो कहलाते हैं संयुक्त अक्षर। 6 क्षत्रिय, त त्रिशूल, ग ज्ञानी और स श्रवण, ये 4 क्या कहलाते हैं, संयुक्त अक्षर। अब देखिए बेटा ये किन किन से मिले होते हैं, वैसे तो अब इनको गिना, ये देखो जो 6 क्षत्रिय होता है क प्लस से, इससे बना होता है। त्रय होता है, ये इसका हो गया भाई, इसका जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे 6 क्षत्रिय आया तो ये क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या हो गई 4। अब कितने हो गए भाई, 10 और 1 5, अब 50 हो गए, 2 और बचे हैं। अब ये किस किस से बनता है त्रय, देखो भाई त्रय त्रिशूल, तय प्लस रै, त्रय, ये इसका होता है। कई बार ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं, इनके वर्ण विच्छेद दे दिए जाते हैं, बताइए इनमें कौन सा सही है, या इनका वर्ण विच्छेद बताइए। तो ये इनसे मिलते हैं, जो 6 क्षत्रिय होता है वो क प्लस से प्लस ए, त्रिशूल तय प्लस रै प्लस ए। अब आता है ग ज्ञानी, अब वो किस किस से बनता है, जय प्लस ये, ठीक है। और ये स सर्वण वाला स प्लस रै प्लस ए। ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है बेटा, ये इनका वर्ण विच्छेद ऐसे। कई बार बच्चे गलती भी करते हैं इनमें वर्ण विच्छेद करने में। तो इनकी संख्या हो गई है 50। अब बचे 2 हमारे, वो कौन से होते हैं वो हम आपको बताते हैं। आज मैं आपके पूरे जो 52 के 52 वर्ण हैं वो आज आपको मैं बता रही हूँ। अब हमारे 50 हो गए, 50 तक मैंने आपको क्लियर कर दिया, बता दिया आपको बोर्ड पे। अब 2 और बचे हैं बेटा, तभी तो हमारे 52 वर्ण पूरे होंगे। हमारे टोटल वर्ण कितने होते हैं, 52 होते हैं। अब जो 2 वर्ण हैं वो मैं आपको और बता रही हूँ, वो कौन कौन से होते हैं। देखिए बेटा अभी सामने देखिए, अब 2 वर्ण हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब बेटा हमारा लास्ट में देखो हम यूज करते हैं कि 2 वर्ण ये वाले, ये और ये यूज करते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, उच्छिप्त व्यंजन। इसको हम क्या बोलते हैं, उच्छिप्त व्यंजन। ये कई बार क्वेश्चन में कंपटीशन टेस्ट में पूछे जाते हैं, ये लिख दिए जाते हैं, पूछते हैं ये कौन से व्यंजन हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, उच्छिप्त व्यंजन, ठीक है। अब देखिए भाई जो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं ये देखो ना, ये कभी भी अक्षर के शुरुआत में नहीं आते हैं, या तो ये शब्द के बीच में आते हैं या शब्द के लास्ट में आते हैं। ये कभी भी उसके शुरुआत में नहीं आते हैं। अब जैसे हम लिखते हैं सड़क, तो ये बीच में आया। अब ये हमारा डे वाला नहीं है, ये उच्छिप्त व्यंजन अलग होते हैं, ये अलग होता है। अब बच्चे इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि ये रहा डे डमरू, अब डमरू लिखते हैं तो ये आ रहा है शुरुआत में आ रहा है, परंतु ये उच्छिप्त नहीं है, ये तो हमारे स्पर्श व्यंजन वाला ही है, ठीक है। उच्छिप्त वाले के नीचे तो ये डॉट लगेगी, ये बिंदी लगेगी। अब जैसे हम ढक्कन लिखते हैं, अब ढक्कन वाले में तो ये वाला ढ है, इस पे बिंदी नहीं होती। अगर यहाँ हमने बिंदी लगा दी तो वो गलत होगा। ये नियम है कि ये उच्छिप्त जो व्यंजन होते हैं वो अक्षर के शुरुआत में
कभी भी नहीं आते हैं। तो ये मिस्टेक मत करना, कई बार शुद्ध बताओ ये आ जाता है, वो क्या करते हैं, एक बिंदी टेक देते हैं और बच्चे उसको शुद्ध मान लेते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है। जो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं वो अक्षर के शुरुआत में कभी नहीं आते। जो हम ये पढ़ता लिखते हैं, पढ़ता, इसमें आता है ये, तो ये अक्षर के बीच में है शब्द के, ये अक्षर के शुरुआत में कभी नहीं आते। तो ये दो क्या कहलाते हैं, उच्छिप्त व्यंजन। तो आज के आपके जो पूरे वर्ण थे 52 के 52, मैंने पूरे वर्ण आपको बता दिए हैं कि कौन से कहाँ पर प्रयोग होते हैं। और बेटा देखिए, ये जो बिंदु होती है, जो ये वाली ऊपर, इसको हम बोलते हैं अनुस्वार। इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार। क्या बोलते हैं, अनुस्वार। कई बार हो जाता है कि अनुस्वार लगाकर दो शब्द बनाइए तो बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ये बिंदी लगाकर जो बनेंगे उनको बोलते हैं अनुस्वार। और ये जो पीछे जो दो लगते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, विसर्ग। इन दो को हम क्या बोलते हैं, विसर्ग। क्या बोलते हैं, विसर्ग। एक बिंदी वाले अनुस्वार और जो दो पीछे लगती हैं उनको बोलते हैं विसर्ग। और ये सबसे ज़्यादा जो विसर्ग होते हैं वो संस्कृत भाषा में इनका प्रयोग किया जाता है। तो बताइए, आज मैंने जो आपका जो वर्ण विचार जो चैप्टर आपको मैंने करवाया, आशा करती हूँ कि आप सभी को वो अच्छे समझ में आया होगा। और मैंने आपके पूरे 52 वर्ण आपको डिटेल में बताए हैं। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही। ओके बेटा, थैंक यू।